हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या चीज होती है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि फोर्स का डेफिनेशन, कि फोर्स क्या होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि पुश और पुल एक्टिविटी, पुश और पुल एक्टिविटी इज कॉल्ड फोर्स। यही आपने पढ़ा है बचपन में मतलब 7th 8th में आपने पढ़ा है। अच्छा, क्या हम लोग अभी भी इसी चीज को फॉलो करने वाले हैं? हाँ जी, बहुत हद तक हम इसी चीज को फॉलो करने वाले हैं, बट थोड़ा सा ना कुछ चीजें हमने ऐड कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि फोर्स क्या होता है, तो हम बोलते हैं एफर्ट होता है। फोर्स क्या है? एफर्ट है। जैसे आप बोल रहे हो कि इस बोर्ड को धक्का देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये एफर्ट क्या करेगा, तो ये इस चीज को या तो धक्का देके खिसका देगा, या तो क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है कि इट इज अ एफर्ट, इट इज अ एफर्ट टू ऑन अ बॉडी which can make a effect or tend to apply effect। ये क्या करता है, ये तो या तो ये इफेक्ट दिखाता है, या तो कोशिश करता है इफेक्ट दिखाने की। कौन कौन से इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट क्या क्या है, तो यहां अपन बात करते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या कर सकता है फोर्स। तो देखो, सबसे पहले तो है कि फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट मोशन, इट कैन, या ऐसे लिख दो खाली, कैन क्रिएट मोशन। और क्या कर सकता है, कैन स्टॉप मोशन। और क्या कर सकता है, कैन चेंज स्पीड, और कैन चेंज डायरेक्शन बदल सकता है। और क्या कर सकता है, कैन चेंज डायमेंशन, दशा और दिशा दोनों बदल सकता है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजें जो है ना, फोर्स क्या कर सकता है, इफेक्ट अपना लगा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, कि ये एफर्ट होता है किसी बॉडी पे जो क्या करे, या तो उसका इफेक्ट क्या करे वहां पे दिखाए, या फिर कोशिश करे दिखाने की। कौन कौन सी इफेक्ट, इतने सारे इफेक्ट में से कोई भी, इसी चीज को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पहले कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा था दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। आज हम उस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इन दो टाइप के फोर्स की, कि एक होता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्सेज बोल देना, और सेकेंड होता है अनबैलेंस फोर्सेज, अनबैलेंस फोर्सेज। ये क्या चीज होती है, तो सबसे पहला है कि बैलेंस फोर्स। देखो क्या होता है बैलेंस फोर्स। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो, हमारे पास एक बॉडी है, ये ब्लॉक रखा हुआ है लाइक, ठीक है। ये ब्लॉक ए नाम का ब्लॉक है। आप क्या कर रहे हो, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, और इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। बताओ, कोई भी इफेक्ट ये दिखा पाएगा? एक इफेक्ट हो सकता है कि टूट जाए ना। मैं बोल रहा हूं कि टूटने वाला इफेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिलहाल टूटने वाली बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपन मोशन में थोड़ा बात करेंगे कि क्या ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। अगर यही दोनों फोर्स हैं, बाकी कोई हिडन फोर्सेज नहीं है, तो जवाब है किधर में मूव नहीं करेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा मोशन के टर्म में। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो फोर्सेज है, सेट ऑफ फोर्सेज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेज। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको लिखोगे कि इफ मोर देन वन फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी but their resultant effect is 0, बट उनका इफेक्ट क्या आ जाए, रिजल्टेंट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि ये बैलेंस फोर्स है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया बॉल, ठीक है, एक हमने बॉडी ले लिया, मान लो ये टेबल पे रखा हुआ है, और ये लगा रहा है नीचे 10 न्यूटन फोर्स, टेबल भी इसको लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स।
फिर इधर से आप लगा रहे हो मान लो 5 न्यूटन, इधर से भी है एक बच्चा जो है वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। बताओ मुझे कि क्या ये ब्लॉक किधर भी मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? देखो अगर आप सोचते हो कि चलो वाई डायरेक्शन में पहले सोच लेते हैं कि क्या ऊपर नीचे हो सकता है, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 10 ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर भी कितना लग रहा है? 10। तो क्या हो गया कि वाई डायरेक्शन में तो ये बैलेंस है। अब देखते हैं एक्स वाली बात, ये इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में भी वो क्या मूव करेगा ऐसे ऐसे? जवाब है नहीं। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, किधर भी मूव नहीं करेगा, ऐसे भी मूव नहीं किया, ऐसे भी मूव नहीं किया। तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। ये भी क्या हो गया? बैलेंस फोर्सेज। समझ में आ गया बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं? इसके बाद देखते हैं अपन अनबैलेंस फोर्सेज। हो गया कॉपी? चलो कॉपी कर लो। ओके, अब है अनबैलेंस फोर्सेज, सेकेंड पार्ट। अनबैलेंस फोर्सेज आपको शायद आइडिया हो गया होगा अब मैं क्या बोलने वाला हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे, जैसे हमने यहां पे एक बॉडी बना लिया, अब क्या हो रहा है इस पे एक से ज्यादा फोर्स, मान लो इधर से 5 न्यूटन है, इधर से 3 न्यूटन है। बताओ कि ये बॉडी मूव करेगा? जवाब है हाँ। किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस फोर्स नहीं है। 5 और इधर 3, तो इधर का जो 5 में से जो 3 पार्ट है ना, 3 न्यूटन फोर्स, ये तो बैलेंस हो जाएगा इससे, लेकिन बचा हुआ जो 2 है वो बैलेंस नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि इसको कैसे अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन मोर देन one forces act on a body and their resultant is non-zero। उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए, मतलब कुछ भी आए, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, -3 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये होता है अनबैलेंस फोर्सेज। तो बोलेंगे these forces are called unbalanced forces। समझ में आ रहा है? एक बॉडी पे लगने वाले उन सारे फोर्सेज का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो अगर जीरो नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसको? वो अनबैलेंस फोर्स है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, हम बोलेंगे इट प्रोड्यूस मोशन, या इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। लिखो, बताता हूं इसका मतलब एक्सेलरेशन क्यों लिखा हूं, आगे मिलेगा, है ना, कि जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वगैरह है, वो डेरिवेशन आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि अनबैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सेलरेशन के 2 टाइप होते हैं, मोशन में आपने पढ़ा था, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। खैर, हमने यहां पे बात किया कि बैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस फोर्सेज। कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद अपन देखेंगे कि न्यूटन ने इस चीज को कैसे समराइज किया। तो देखो, गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो इस तरीके का कुछ था कि एक क्या ले लिया उन्होंने, एक स्मूथ इस तरीके से रास्ता लिया, यहां पे देखा गया, और यहां पे ना एक मार्बल लिया गया, मार्बल लिया, और ये स्मूथ यहां पे क्या है, टेबल या कुछ भी आप रख लो, इस तरीके का किया हुआ। तो उन्होंने देखा कि जितनी हाइट से आप इस मार्बल को रोल कराओगे, यहां पे फ्रिक्शन को मान लिया गया कि नहीं है, फ्रिक्शन ऐसा सरफेस लिया गया जो सबसे मिनिमम फ्रिक्शन दे। हमने यहाँ पे ले लिया मार्बल, अब मार्बल है तो वो क्या होगा, वो फिसल सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। और ये जो पार्ट है ये भी क्या है, ये स्टील का ले सकते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। तो देखा गया कि जिस हाइट से आप इसको ड्रॉप करोगे ना, ये रोल होता हुआ उसी हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, ये हाइट अगर h है तो ये हाइट भी क्या होगी, h है। उन्होंने अलग अलग सरफेसेस पे करके देखे, ठीक है, अलग अलग डिजाइन लेके देखा कि भाई यहां करके देखते हैं। यहां पे भी उन्होंने देखा कि जितनी हाइट से ये हमने रोल किया वो उतनी ही हाइट पे जाके क्या हुआ, वहां जाके रुक गया। ऐसे आएगा नीचे नीचे आते 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 यहाँ पे आते आते फिर यहाँ पे आके रुक गया। ये यहां तक नहीं पहुंचा, अगर यहां तक पहुंचाना है तो इसको यहां से रोल करवाना होगा, तो ये कहां पहुंचेगा, यहां पे। मतलब क्या आया इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा कि जिस हाइट से आप उसको गिराओगे उसी हाइट पे जाके वापस वो पहुंच जाता था।
अब इस एक्सपेरिमेंट को ना फर्दर स्टडी किया गया न्यूटन के द्वारा, और न्यूटन ने अपने 3 नियम दे दिए। अब एक एक करके उनको लिस्ट कर लेंगे। तो गैलीलियो का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम लोग को ना एक्सपेरिमेंट का पढ़ना होता है, हालांकि ये बहुत बड़ी मूव थी इस चीज को जानने में कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, बट हमारे बुक में छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है, इसी चीज को हमको समझना है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो न्यूटन का जो पहला नियम है ना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक बॉडी अगर चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला कि न्यूटन ने बोला कि अगर एक बॉडी जो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है, और रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर एक बॉडी रुकी है, रुकी ही रहना चाहती है, चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे चलना चाहती है? कांस्टेंट स्पीड एंड स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो कि रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक उस पे बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। क्या किया जाए? बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। यही था कहना न्यूटन का पहला नियम कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है जब तक कि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक। अब है कि इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या चाहता है? बॉडी क्या चाहता है कि हमको कोई भी बदलाव पसंद नहीं है। समझ रहे हो? मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन नहीं है, जिनको पाठशाला में कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। पाठशाला नहीं, गुरुकुल था, तो गुरुकुल में ना कोई बदलाव नहीं चाहिए। अब ये कैसा गुरुकुल है? ये है कि स्टेट ऑफ मोशन वाला, कि ना तो रुका है तो मतलब चलना भी नहीं चाहेगा, चल रहा है तो रुकना नहीं चाहेगा। कब तक? जब तक आप उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते हो। तो ये जो बदलाव पसंद नहीं करने वाला चीज है, जो रजिस्ट करता है, रजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी भी तरीके का जो चेंज है उसको पसंद नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको हम? इनर्शिया। अब कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया क्या होता है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन? हमको बताना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि हर बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? तो वो अपोज करे किसी भी तरीके का चेंज को, मतलब वो किसी भी तरीके, लिख के ही बताता हूं। चलो क्या बोलेंगे हम लोग कि इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज any kind of change in state of motion। किसमें बदलाव नहीं पसंद करते हैं? तो स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं चाहता है, मतलब रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, चलना नहीं चाहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा। अच्छा, और क्या बदलाव पसंद नहीं करता है? तो हम बोलेंगे डायरेक्शन का भी बदलाव नहीं पसंद करता है। अगर वो सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलता रहना चाहता है, और हम बोलेंगे स्पीड का भी बदलाव पसंद नहीं करता है। तो ये 3 तरीके के चेंज को ना, जो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो 3 तरीके के चेंज को पसंद ना करे, इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट लॉ था ना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि पहला लॉ जो है ना वो हमको इनर्शिया के बारे में ही तो बताता है कि भाई बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है हर बॉडी के अंदर, इस मार्कर के अंदर भी, ठीक है, बोर्ड के अंदर भी, कैमरा के अंदर भी, सब चीज के अंदर एक क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी तरीके का चेंज को अपोज करे। ये किसी भी तरीके का चेंज मतलब क्या? 3 चीजें। कौन कौन? स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन और स्पीड। क्लियर? तो ये बातें हम आपको बता दिया मैंने, इनर्शिया बता दिया, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आपको ध्यान रहेगा, ये समझाने का तरीका। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। चलो हो गया कॉपी। क्या होता है इनर्शिया? समझ में आ गया।
अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है, ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज है कि इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन टर्म्स ऑफ मास। मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया कैसे पता चलेगा, तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इनर्शिया किस में ज़्यादा होता है, तो जवाब था कि जिसका मास ज़्यादा होता है। जो चीज़ जितना भारी है, ठीक है, भारी बोलना ठीक नहीं रहेगा ना, मास की बात चल रही है, वेट अलग चीज़ होता है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, ठीक है। अब सोचो इस बात को कैसे समझेंगे हम लोग, या कैसे समझा गया होगा उस टाइम पे। तो हमने देखा कि मान लो कि 1 किलो का एक बॉल है, ठीक है, कहाँ बनाऊँ, इसको मिटा लेते हैं ना। अब अगर अपन बात करें कि देखो 1 किलो का एक बॉल है, ठीक है, और ये चल के आ रहा है, रोल करता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और ये इंसान है, ठीक है, अपने बाबू भैया। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं रोक देना, इसको रोक देंगे, मास 1 ही किलो था इसलिए आसानी से क्या हो गया, रुक गया। लेकिन सोचो अगर ये 20 किलो का हो, एक बॉल हो, 20 किलो का बॉल रोल करते हुए आ रहा है और ये इनको रोकना चाहते हैं, क्या अब इनके लिए आसान होगा रोकना? 20 किलो का बॉल रोल करते हुए आ रहा है स्पीड में, क्या रोकना आसान होगा? नहीं। क्यों रोकना आसान नहीं हुआ? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये रुकना ही नहीं चाहता। इनर्शिया समझ में आ रहा है, आलस। तो क्या चाहता है ये नहीं रुकना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। इनर्शिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मास के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो अब इसके बाद आता है अपना न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को जल्दी से लिखते हैं। अब देखो हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या बोला था उन्होंने बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? पहले कहीं पे लिख दूं, यहां पे देखो। मोमेंटम हम लोग बेसिकली बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। यहां पे तो मोमेंटम बोलूंगा तो अभी आप समझ जाना कि ये लीनियर मोमेंटम है, स्ट्रेट लाइन वाला मोमेंटम है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है। मोमेंटम बस बड़ा सिंपल है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके ना हम एक नया टर्म बोल देते हैं, दिस इज मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वापस आइए, क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। तो मैं यहां पे लिखूं कि ऐसे लिखता हूं, इसको मतलब होता है चेंज, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज किस में? मोमेंटम में। डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब फोर्स। क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो अगर हम यहां पे ये लिखें कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है के। और चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या बोलूं कि फाइनल माइनस मोमेंटम कौन? इनिशियल, डिवाइडेड बाय क्या? टी। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? के। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो समझ में आता है ये चीज? क्या हम यहां से मास कॉमन ले सकते हैं? मास कॉमन लेने पे आपको क्या दिख रहा है? v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो ध्यान से, आपने कहीं पे पढ़ा था मोशन में कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, पुराने जन्मों की बातें, पुराने जन्मों की अभी अभी पढ़ा है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a होता है कि नहीं? तो क्या मैं यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी को a बोल दूं तो क्या आ जाएगा? के एम ए। क्या आ गया? किसका फॉर्मूला है ये? फोर्स का। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ना k की जो वैल्यू है वो 1 ली जाती है। k की वैल्यू अगर 1 रहेगा तो क्या आ जाएगा? अच्छा, ये हमेशा होता है, k की वैल्यू 1 लिया गया है। तो अगर ये रहेगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? बोलो समझ में आता है? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको। डेरिवेशन कहां से आया? न्यूटन का सेकेंड लॉ से आया। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब फोर्स, फोर्स को ना फोर्स अकेला मत बोलना कभी भी। फोर्स कैसा चाहिए हमको? हमको चाहिए अनबैलेंस और एक्सटर्नल, बाहर से।
ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, डेरिवेशन समझ में आ गया। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर इस पे कुछ सवाल करते हैं। चलो अब सवाल है अपना, पहला सवाल ये है कि आपको बताना है यहां पे कि फोर्स है ना, सवाल देता हूं कि अ कार इज मूविंग विथ, ऐसे लिखना, अ कार चेंजेज इट्स वेलोसिटी, कार चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, द मास ऑफ द कार, द मास ऑफ द कार इज 1000 kg, find the force created by engine। समझ रहे हो सवाल क्या है? बोलता है कि एक गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड 5 मीटर से 20 मीटर हो गई है। कितना देर में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में कितना हो गया है? 5 से 20 मीटर हो गया है। तो और कार का मास भी दिया हुआ है अपने को कि 1000 किलो का गाड़ी है। तो आपको बताना है कि इंजन ने कितना फोर्स लगाया। फोर्स लगा तभी तो स्पीड बढ़ी ना। तो बोलता है कितना फोर्स लगाया इंजन ने। तो आप देखो, आपने क्या पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहां पे अपने को क्या चाहिए? मास तो पता है, मास कितना है? 1000। एक्सेलरेशन नहीं पता, तो क्या आप यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूले से क्या आप a निकाल सकते हो? देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है कितना, 20, इनिशियल कितना था 5, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, और टाइम कितना लगा है 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इधर इसको लेके गए, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे a, सो ये 3a इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पुट कर दो 3, कितना आ गया ये 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है कौन? इंजन। तब जाके उसकी स्पीड क्या हुई है? बढ़ी है। तो इस तरीके के सवाल आप कर लेंगे। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट वाला ले लेते हैं एग्जांपल, है ना, कि देखो एक क्या हो रहा है कि एक बॉल जो है वो आया, ये बैट है, ठीक है, बॉल की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बैट्समैन ने क्या किया? हिट किया। बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल की स्पीड जो है वो बदल के कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगा है मतलब इसका टर्न लेने में और ये सब में टाइम लगा है ऐसा होने में 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में क्या हुआ कि स्पीड इसकी 180 से कितनी हो गई? 90। क्या किया? तो बॉल ऐसे आई, हमने ऐसे हिट किया तो कितनी हो गई स्पीड? 90 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय बैट ऑन बॉल। क्या लिख दिया? बैट ऑन बॉल। बैट के थ्रू बॉल पे कितना फोर्स लगाया गया? समझ में आ रहा है ये सवाल? कर पाओगे? बताओ। अच्छा, मास भी चाहिए अपने को, है ना, तो मास ऑफ बॉल जो है ना वो दिया हुआ है अपने को कि 200 ग्राम। चलो अब देखते हैं। मुझे बताओ, फोर्स का तो फॉर्मूला यही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन नहीं पता, फिर से फॉर्मूला वही, v इज इक्वल टू क्या? u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? 90। इनिशियल कितना है? 180। गलत जवाब। देखो अगर मैं उधर जाने वाले डायरेक्शन को अपन क्या ले रहे हैं कि प्लस में ले रहे हैं, तो इधर आने वाले को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो हमने इसको ले लिया माइनस। a एंड टाइम इज 0.5। क्या यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? कितना आएगा? 270। अच्छा एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ये किलोमीटर पर आवर में था, ये सेकंड में था, इसको कन्वर्ट करना चाहिए। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 इंटू 5/18 कर लोगे तो कितना आएगा? ये होगा 10, ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18। 5/18 क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है क्यों? मीटर पर सेकंड में ला रहा हूं, तो 18 5 जा क्या होता है? 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे ये वैल्यू पुट करनी चाहिए ना, तो फाइनल वेलोसिटी इज 25, इनिशियल वॉज -50,
अब हो जाएगा सॉल्व, कितना आएगा देखो तो, यहां पे आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 0.5, ये क्या आ गया, ए की वैल्यू डेसिमल खत्म, यहां पे ओवर 5 से कितना आता है 25 से 5 1 जा 5 5 3 जा 5 5 जा रहे, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू कितना 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 200 को 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि केजी में चाहिए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, आंसर इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके चलो, तो अब यहां तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग सीखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम और कुछ नए और सवाल।